सो दोस्तों आज फिर से एक बार हम आपके सामने हाजिर है एक और नई क्लास लेके। और आज हम लोग बात करने वाले हैं डीसी मोटर। कल हमारा डीसी मोटर का पार्ट 1 था, आज हम डीसी मोटर के पार्ट 2 के बारे में चर्चा करने वाले हैं और देखेंगे आगे के इसके टॉपिक, जिसमें कल हमने ईएमएफ, इसकी कंस्ट्रक्शन टाइप्स वगैरह काफी कुछ हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ डीसी मोटर के टाइप्स कवर करने की कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में सारा कुछ कंप्लीट हो जाए। कोशिश तो करेंगे और अगर आप लोग साथ देंगे, लगातार बने रहेंगे तो जाहिर बात है कि ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से सभी लोग क्लास में एक साथ जुड़ जाएं और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास। अभी तक बच्चे जुड़े नहीं हैं, जैसे ही बच्चे जुड़ जाते हैं फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट कर देते हैं। चलिए सो अभिषेक गुड मॉर्निंग, पवन गुड मॉर्निंग। चलिए 5 बच्चे जुड़ चुके हैं, पवन टांग, बाकी लोग भी सभी कमेंट करके बता दें। जो बच्चा लाइव आता जा रहा है कमेंट करके बता दें, ठीक है। थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो को कोई दिक्कत नहीं तो बंद करनी पड़ गई। चलिए अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क क्या होता है, ठीक है। टॉर्क क्या होता है, कैसे काम करता है। लखन गुड मॉर्निंग और रजनीकांत गढ़वाल जी गुड मॉर्निंग। हेलो, कैसे आप। टॉर्क, तो टॉर्क होता क्या है, किस प्रकार से काम करता है, आज की क्लास में हमें ये देखना है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का बल होता है, एक प्रकार का बल होता है जो कि किसी युक्ति यानी कि डिवाइस को घुमाने का प्रयास करता है, घुमाने का प्रयास करता है। तो टॉर्क क्या होता है दोस्तों, एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि एक ऐसी एक यानी कि वो बल है जो किसी भी डिवाइस को घुमाने का प्रयत्न करता है। अब ये घुमाता किस तरीके से है। भारत जी गुड मॉर्निंग, राजवीर गुड मॉर्निंग, संगीता, चंद्रकला जी सभी को गुड मॉर्निंग। तो सर आप आए हैं क्या, समझ नहीं आ रहा क्या बोले, सभी का गुड मॉर्निंग। चलिए यहाँ देखिए, फोकस कीजिए कि टॉर्क क्या होता है। तो वह बल जो किसी भी डिवाइस को घुमाने का प्रयत्न करता है टॉर्क कहलाता है। और सभी लोगों ने देखो वीडियो लाइक नहीं करी तो फटाफट से पहले वीडियो लाइक करेंगे, उसके बाद अपनी क्लास देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब टॉर्क को हिंदी में क्या कहा जाता है, बलागुण, ठीक है। ऐसा नहीं कि टॉर्क का हिंदी वाला नाम है, टॉर्क को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बलागुण कहा जाता है। यानी कि किसी भी वस्तु को घुमाने के लिए जो बल काम में ले, आघूर्ण, इसका अगर अपन संधि विच्छेद करें तो क्या मिलेगा अपने को, बल प्लस आघूर्ण, आघूर्ण यानी कि गुणन। तो किसी भी चीज को घुमाने के लिए जो बल लगाया जाए वही मेरा टॉर्क कहलाता है, उसी चीज को मैं टॉर्क कहता हूं। अब टॉर्क वाली चीज हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि टॉर्क होता क्या है, किस तरह से काम करता है। टॉर्क यानी कि देखो किसी चीज को घुमाएगा तो बल लगेगा, भाई कार्य होगा ना, किसी चीज को घुमाया तो वो कार्य में काउंट होगा, तो कार्य होता है W वर्क। अब ये बराबर किससे होता है, देखिए सबसे पहले तो आप लगाओगे फोर्स। अब किसी रोटेटिंग चीज को ही घुमाया जा सकता है तो वो पूरा उसका एरिया कितना हो गया, 2 पाई आर, 2 पाई आर उसका एरिया हो गया। और वो एक बार में एक राउंड घुमा, जैसे ये एक राउंड है तो ये यहां से लेके यहां एक राउंड काउंट होगा, फिर ये दूसरा राउंड काउंट होगा ना, तो इसीलिए F * 2 पाई r * n कहलाता है। अब देखेंगे यहां से हम लोगों की चीजें आगे बढ़ेगी क्या, कि F * r कहलाता है आपका टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क = F * r, यानी कि जो बल लगाएगा पर रेडियस, एक पर्टिकुलर रेडियस में कितना बल लगाया गया वो आपका टॉर्क कहलाता है। तो ये तो हो गया F * r, तो देखो F ये रहा और r ये रहा, ये तो हो गया टॉर्क। और साथ ही साथ जो अब क्या बचा, 2 बचा, ये 2 और ये n बचा, और इसे कहा जाता है ओमेगा, यानी कि कोणीय वेग। इसे क्या कहा जाता है, यहां लिख लेते हैं हम लोग, कोणीय वेग कहा जाता है, ठीक है। तो इतनी चीज को हमने क्या कहते हैं, कोणीय वेग। अब अगर मैं यहां फॉर्मूला लिखूं तो W = क्या हो गया, यहां से दे देंगे T और ये हो गया ओमेगा, और W कार्य है। अब यही अगर मैं पावर के रिस्पेक्ट में निकालूं कि भाई मेरी जो टोटल विकसित शक्ति है, जब इतना मैं टॉर्क लगाऊंगा तो मुझे कितनी डेवलप पावर मिलेगी, तो देखिए ये आप जितना काम करोगे उतनी ही आपको शक्ति मिलेगी। तो विकसित टॉर्क जो है, विकसित पावर आपकी कहलाता है, सॉरी यहां क्या आएगा, T * ओमेगा, ठीक है। इसे W नहीं कहते, इसे अपन लोग ओमेगा कहते हैं, ठीक है। तो T * ओमेगा यानी कि टॉर्क * कोणीय वेग। जब चलिए भागीरथ राम चौधरी एग्जाम का कुछ आइडिया है क्या सर, भागीरथ जी एग्जाम देखिए अभी नहीं हो सकते, ठीक है। एग्जाम के लिए अपने को काफी ज्यादा सब्र करना पड़ेगा क्योंकि अभी लॉकडाउन की हालत है। तो आप ये मान के चलिए हाँ, जून के बीच में आपके एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर जून 15 जून के आसपास आपके एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएंगे। पायल जी गुड मॉर्निंग। चलिए सर, आप लोगों से एक बार बात शेयर करनी थी, कल मैंने एक और चैनल बनाया है क्योंकि जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ
पढ़ता भी हूँ, साथ ही साथ मुझे मूवीज वगैरह देखने का भी काफी ज्यादा शौक है, और लॉकडाउन आई और काफी सारे लोगों को होगा, और आप लोग देखूंगा कई लोग यूट्यूब पे रिव्यू भी करते हैं, और मुझे तो खासा अच्छा शौक है, हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज का हो, ठीक है, मुझे वेब सीरीज मूवी देखने का काफी शौक है। तो उसके रिलेटेड मैंने एक चैनल बनाया है अभिषेक जैन रिव्यू के नाम से। कल मैंने उसको 2-3 वीडियोस भी डाली थी, तो आप लोग जाके एक बार उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल आपको कहां मिलेगा? टेलीग्राम में मिलेगा, अदरवाइज अगर आप लोग सर्च करना चाहें तो एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग देखें जरूर उसे। अभिषेक जैन रिव्यू के नाम से है YouTube पे। मैं वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये जो वीडियो है ये कल वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अभिषेक जैन रिव्यू के नाम से नया चैनल मैंने क्रिएट किया है, जहां पे हम लोग अब मूवीज का, ठीक है, जो भी मैं मूवीज देखता हूं तो वो कैसी हैं आप लोगों को से पता पड़ जाता है रिव्यू देखने से कि हाँ मुझे ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं चाहिए। तो काफी सारी मूवीज का हम लोग रिव्यू करने वाले हैं, ठीक है, डेली कम से कम एक मूवीज तो हो ही जाती है, तो कोशिश करेंगे और बेहतर बनाने की, ठीक है। अभी जस्ट मैंने कोशिश की है और बना के देखा है कि किस तरीके से बन सकता है। तो ग्रीन स्क्रीन अपने पास में, ग्रीन स्क्रीन का यूज करके बनाया था मैंने। तो आप लोग सभी जुलाई में तो पॉसिबल है ना? बिल्कुल डेफिनेटली भागीरथ जी जुलाई में पॉसिबल है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस चैनल पे जाके चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद एक दो वीडियो देखें, आपको अच्छी लगे तो फिर वीडियो को लाइक करें, ठीक है। चलिए, काफी दिनों बाद गैलेक्सी महाराज हमारे बीच में आ चुके हैं लास्ट, ठीक है, जाके आप एक बार अभिषेक के रिव्यू नाम से जो चैनल है उसको जरूर विजिट करें दोस्तों। चलिए, तो यहां तक ये चीजें हो गई। चलो तंजिल भाई लेट हो गए। नायडू जी गुड मॉर्निंग। नायडू जी ने हमारा नया वाला चैनल ऑलरेडी लाइक सब्सक्राइब कर दिया है, वहां जाके कमेंट भी कर दिया। बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जाएं और जाके चैनल पे कमेंट करें। तो देखिए, विकसित शक्ति यानी कि टोटल अगर मैं टॉर्क दूंगा तो पर्टिकुलर कितने रेडियन में दे रहा हूं, और वो टॉर्क दिया उसे उसका मल्टीप्लिकेशन कहलाता है विकसित शक्ति, ठीक है, विकसित पावर। वैसे अगर टॉर्क का बेसिक फार्मूला पूछा जाए, अभी तक टॉर्क का फार्मूला नहीं आया हमारे पास, यानी कि अगर मैं कहूं कि भाई टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, तो टॉर्क का कोई फार्मूला मेरे पास निकल के नहीं आया है, लेकिन अब हमें वही टॉर्क का फार्मूला निकालना है। अब देखिए टॉर्क का फार्मूला किस प्रकार से निकलेगा। टॉर्क का फार्मूला हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए विकसित शक्ति के बारे में अगर आपको कल मैंने बताया था, Eb क्या होता था, सॉरी, विकसित शक्ति होता था EBIA। विकसित शक्ति क्या होता था? EV into IA। अब यहाँ पे विकसित पावर कितनी है? T डॉट ओमेगा इक्वल टू EV की जगह तो EV लिख दिया और IA की जगह IA। लेकिन अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि EV हम यानी कि बैक ईएमएफ पहले निकाल चुके हैं। क्या था बैक ईएमएफ का फॉर्मूला? 5ZNP/60 है, ठीक है। डेरिवेशन आपके नहीं आएगी, लेकिन फिर भी करना आना चाहिए। डेरिवेशन आपके आएगी तो नहीं। गुड मॉर्निंग बोल के सभी लोग फटाफट से वीडियो पे लाइक कर देंगे, जितने भी लोग अभी प्रेजेंट है वीडियो पे लाइक कर देंगे। अब देखो ये EB का मान तो मुझे पता है, तो क्या मैं EB की जगह रख दूं क्या इसका मान? चलिए अब मैं इसको इधर लिख देता हूं। तो देखिए 5ZNP/60A into IA, ठीक है। चलो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो P into ओमेगा, ओमेगा की जगह देखो ओमेगा क्या था? 2πm, तो मैं ओमेगा की जगह 2πm लिख रहा हूं। EB की जगह क्या लिख देते हैं? 5ZNP/60A into IA। अब अगर यहां से देखो n यहां पर भी है, n यहां पर भी है, तो कट जाएगा भाई। दोनों तरफ बराबर के n है, तो मैं कर सकता हूं सर नहीं आएगी आज। क्या कह रहे हैं संगीता मालव जी, क्या कह रही हैं आप? नहीं आएगी आज, समझा नहीं मैं कुछ। लखन सिंह बढ़िया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? अब मुझे कैलकुलेट करना है सिर्फ और सिर्फ टॉर्क। ये चाहिए तो ये टॉर्क यहीं रह जाएगा। बाकी देखो यहाँ पे क्या बचा? 5ZNP/60A, सॉरी n तो चला गया इनटू IA, लेकिन साथ ही साथ जो 2π है ये भी तो नीचे आ जाएगा, तो इनटू 2π, ठीक है, इनटू 2π। इतनी चीज हो गई। अब हमें क्या करना है? ये हो गया आपका बेसिक फार्मूला, ठीक है, ये हो गया आपका टॉर्क का फार्मूला दोस्तों। अब टॉर्क का फार्मूला निकल गया 5ZP/IA/60A 2π, 60A 2π। लेकिन अब कई लोग क्या है कि जो 60 2π को याद नहीं कर पाते, तो इसके लिए क्या इसका सॉल्यूशन दे रखा है 0.159, ठीक है, 0.159 तो लिख दें 0.159 5ZP/A into IA, ठीक है, ये इसका फार्मूला है। अब ये जो टॉर्क है, टॉर्क की यूनिट क्या होती है? क्या किसी को पता है टॉर्क की यूनिट क्या होती है? टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर। टॉर्क की यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर। तो यहां से आ गया अब आपका टॉर्क का फार्मूला, यहां से आ गया आपका टॉर्क का फार्मूला। तो अब मुझे बताओ ये जो दोनों मैंने डेरिवेशन कराई, क्या एक एक बच्चे क्लियर? नीलम सोनी जी गुड मॉर्निंग। नीलम जी स्वागत है आपका।
अच्छा, इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कई लोग सोचते हैं कि सर पढ़ाते तो हैं लेकिन नोट्स नहीं लिखाते, अब नोट्स कैसे लिखते हैं। तो ये जो लाइव क्लास है ये 1 घंटे की, अगर मैं इसमें आपको नोट्स लिखाने बैठ गया और आपको सब कुछ कराने लग गया तो अपना काम हो चुका। तो आप लोग पहले तो जो लाइव क्लास लीजिए, फिर लाइव क्लास हो जाने के बाद में देखिए आपके इतना शानदार बैठेगा। पहले लाइव क्लास में आपने दिमाग में फिट कर लिया, फिर जब लाइव क्लास हो जाए तो उसके बाद कॉपी पेन लेके बैठिए और उस लाइव क्लास को अपनी कॉपी में नोट कीजिए। जो जो मैंने लिखा है, जैसे अभी डायरेक्शन करा दी, इस डायरेक्शन को नोट कर लो, जो जो छोटे छोटे पॉइंट मैं बताता हूँ उसे लिख लो, जो मैं बोर्ड पर लिखा था उसे लिख लो। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स बनाते हैं और यकीन मानिए एक एक बात जो यहाँ मैंने बोली आपकी चैप्टर को लेके, या जो मैं लिखता हूँ या जो समझाता हूँ वो आपकी एक एक चीज एग्जाम आएगी। मैं बाकी फालतू चीज कभी कोई समझाता ही नहीं, जो काम की चीजें वही समझाता हूँ। तो आप नोट्स तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, डेली जो मैं बोर्ड पे लिखाता हूँ शॉर्ट लाइन डेरिवेशन जो कराता हूँ, प्लस जो मैं आपको बोलता जाता हूँ तो वो भी आपको लिखना है। चाहे वो वीडियो को स्लो करके लिखो या फास्ट करके लिखो, पॉज करके लिखो बार बार, लेकिन आपको वो सारी चीज अपनी कॉपी में नोट रखनी है। देखिए वही काम आएगा, मैं कितना भी बोलता हूँ आपको वो दिमाग में हर एक चीज नहीं रहती, आपको उसे लिख के ही याद करना पड़ेगा। तो नोट्स आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये चीज आपकी हो गई, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब देखेंगे इसके बाद, आपने यहां तक आप सबको दिख रहा होगा बोर्ड पे क्लियरली। अब इसमें एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, एक बार वापस बताना। अच्छा चंद्रकला जी आप शायद लेट आए तो आप दोबारा देख लेना, ठीक है। चंद्रकला जी आप एक बार दोबारा देखना वीडियो को, आपको इजीली समझ आ जाएगा, और अगर फिर भी नहीं आ रहा तो आप मुझे बताएं। चलिए एक बार मैं ये वाला बता देता हूं, देखो विकसित शक्ति, विकसित शक्ति जो आपने जब डीसी सीरीज मोटर वगैरह पढ़ा था आपने ना, जनरेटर पढ़ा था, तब मैंने बताया था तो P पावर होता है बैक ईएमएफ इनटू, देखो पावर का फार्मूला क्या होता है, V इनटू I। अब भाई V वोल्टेज है और ईएमएफ भी जो वोल्टेज है, V वोल्टेज है ईएमएफ वोल्टेज है, I जगह आ गया, तो बस V की जगह E भी ने ले लिया, वही विकसित शक्ति है। अब देखो जो P था, P यानी कि विकसित शक्ति मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था P इनटू W, तो T इनटू W आ गया। फिर EB की जगह मैं 5 सेकंड पे अपन 60 रख सकता हूं, तो मैंने वही रख दिया। और ओमेगा था मेरा 2/n, तो ओमेगा से मेरा ओमेगा n से n कैंसिल हो गया और 2 को मैंने नीचे भेज दिया तो मेरा एक और आ गया। फिर 1/60 2 को कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.159, ठीक है 0.159 आ जाएगा, बस ये मैंने लिख दिया। अब यहां देखो इसके अंदर जो मैं अगर वैल्यू कहूं तो देखो ZPIA/A, ठीक है। तो ZP 2πN A, ठीक है, और 60 के लिए लिखा है। ये जो चीज है बताओ दोस्तों ये कांस्टेंट है क्या नहीं। पिछले वाले चैप्टर में मैंने आपको ये बताया था, क्या समझाया था, देखो कि जितने कंडक्टर हैं एक आर्मेचर में वो उतने ही रहेंगे, पोल्स की संख्या उतनी रहेगी, पैरेलल पाथ उतनी रहेंगे, स्पीड उसकी उतनी रहेगी, सॉरी स्पीड उतनी, हाँ स्पीड भी लगभग सेम रहने वाली है। तो ये सारी वो चीजें जो कि ज्यादा चेंज नहीं होती है, ठीक है, जो कि अच्छा n तो कटी गया था, n तो है 2/a, ये सारी वो चीजें जो कि चेंज नहीं होते भाई। 2 का मान 2 रहेगा, 60 का मान 60 रहेगा, तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट यानी कि नियत रहने वाली है। तो फिर यानी कि मैं इस इक्वेशन से क्या कहूंगा, ये है मेरी इक्वेशन नंबर 1। सो हम ये लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 t इज इक्वल टू, अब बचा क्या 5 into ia, अब बचा क्या 5 into ia ही बचा। तो यानी कि टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल हो गया, यहां प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा, टॉर्क प्रोपोर्शनल हो गया करंट के और फ्लक्स के, टॉर्क हो गया करंट के और फ्लक्स के। अब लेकिन यहां एक चीज और आ जाएगी, फ्लक्स की बात करेंगे नीलम जी। सर फिर से बताएं, समझ में नहीं आया। चलिए थोड़ा सा ये टॉपिक कर लेते हैं नीलम जी, उसके बाद बात करते हैं। अब देखिए अगर मैं बात करूं सीरीज मोटर की, सीरीज मोटर में क्या होता है, जो फ्लक्स फाई होता है, फ्लक्स होता है फाई, फाई का मान बराबर होता है आर्मेचर में बहने वाली धारा के, फाई का मान आर्मेचर में बहने वाली धारा के समान होता है। तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 5 into IA। अब अगर देखें 5 की जगह मैं IA रखूं तो क्या हो जाएगा IA into IA, यानी कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर हो गया। यानी कि डीसी सीरीज मोटर में टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के। टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन सेम चीज अगर मैं शंट मोटर की बात करूं तो शंट मोटर में फ्लक्स का मान कांस्टेंट हो जाता है। शंट मोटर में फ्लक्स का मान कांस्टेंट यानी कि नियत हो जाता है। अब अगर फ्लक्स का मान कांस्टेंट होगा तो मैं इसे हटा सकता हूं, तो यानी कि इस केस में आपके शंट मोटर के केस में टॉर्क का मान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, आर्मेचर करंट के, लेकिन सीरीज मोटर में करंट के वर्ग के समानुपाती होता है।
ये थोड़ी सी चीज है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये वो चीज है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि किस प्रकार आप लोग अपना सीरीज और शंट मोटर में टॉर्क को डिफाइन करते हो। तो सीरीज मोटर में टॉर्क किसके समानुपाती होता है? करंट के स्क्वायर के। और शंट मोटर में सिर्फ करंट के समानुपाती होता है, आर्मेचर करंट के। जैसे जैसे करंट का मान बढ़ता है वैसे वैसे ही आपका क्या होता है? टॉर्क का मान बढ़ता जाता है। शंट मोटर में जैसे जैसे करंट का मान बढ़ेगा वैसे वैसे टॉर्क बढ़ेगा। लेकिन सीरीज मोटर में करंट का मान जब 4 गुना बढ़ेगा तब टॉर्क सिर्फ 2 गुना बढ़ेगा, यानी कि करंट की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोगों को समझ आया? बाकी सब लोग कमेंट करेंगे। और नीलम जी का जो प्रश्न है मैं बताना चाहता हूँ, नीलम जी आप नोट्स बनाने के लिए पहले तो जो लाइव क्लास होती है उसमें आइए। लाइव क्लास में आप सिर्फ अपने दिमाग में नोट करना चालू करें, दिमाग में लिखो। फिर जब एक बार लाइव क्लास हो जाती है तब आपको क्या करना है? कॉपी पेन लेके बैठना है, अगर आपके पास बुक है तो बुक लेके बैठना है। फिर जो एक एक चीज हेडिंग जो मैंने डलवाई है उस हेडिंग में जो जो मैंने लिखवाया है या जो जो मैंने बोला है उसे धीरे धीरे आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। हाँ, वो सब लिखने में करीबन आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे। तो आप देखो 1 घंटे की आपने मेरे से क्लास ली और 2 घंटे 3 घंटे लगा के आपने वो नोट्स लिखे, तो वो चीज आपको एकदम याद होगी। अब कभी भी आपको जब रिवीजन करना होगा बस आप उस पूरी चीज को 15-20 मिनट में पढ़ लोगे और वो आज सारी चीज आपको याद हो जाएगी। तो हमेशा देखो लाइव क्लास में तो नहीं कि मैं डिक्टेट करके लिखाऊंगा, ये क्लास तो है नहीं कि भाई एक चीज डिक्टेट करके लिखाई जाए। वरना आपको पता है एक जो डीसी जनरेटर का चैप्टर मैंने आपको 5 दिन में करवाया, कम से कम 15 से 20 दिन लगता है जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ बच्चों को लिखा लिखा के। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोग खुद से लिखने की देखिए, आपके पास बुक है सब कुछ है तो आप लोग वहां से लिखिए। यहाँ बस दिमाग में फिट करना है। एक बार देखो वीडियो को 2 बार देखो, बस आपको दिमाग में फिट करके लिखना है। चलिए ये चीज समझ आ गई सारी चीजें। चलिए तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ और फिर आ गई ना। चलिए तो टॉर्क आप लोगों की समझ आ गई कि टॉर्क एक प्रकार का बल होता है जो कि किसी भी युक्ति को घुमाने का प्रयत्न करता है। रामअवतार जी नमस्कार, स्वागत सत्कार अभिनंदन करते हैं आपके अपने चैनल पे। रामअवतार जी आप कहां से हैं कमेंट करके बताएं और पहली बार जुड़े हैं। चलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जिन भी लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। तो 2 चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। क्या? सीरीज मोटर के केस में टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट के, और शंट मोटर के केस की अगर मैं बात करूं तो टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर करंट के। यहां एक और चीज आप कह सकते हो कि T1 बटे T2 इज इक्वल टू क्या हो गया? Ia1 स्क्वायर अपॉन Ia2 स्क्वायर। या फिर अगर यहां लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सॉरी, टॉर्क 1 अपॉन टॉर्क 2 इज इक्वल टू Ia1 अपॉन Ia2। इस तरीके से आपको 3 चीजें देखिए, एक चीज निकाली जा सकती है, एक चीज पूछी जा सकती है। ये चीज क्लियर है आप लोगों को? तो फिर अब हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। अच्छा अब बोलो तो एक न्यूमेरिकल करवाऊं क्या? अगर आप सब लोगों की इजाजत हो तो एक न्यूमेरिकल करवा दें। अगर आप लोग बोलो तो एक न्यूमेरिकल करवा लें क्या? जल्दी से कमेंट करके बताओ। और न्यूमेरिकल भी सुनो, यदि 220 वोल्ट डीसी मोटर की आर्मेचर करंट का मान है 50 एम्पीयर, यानी कि 220 वोल्ट की डीसी मोटर है जिसकी आर्मेचर करंट का मान है 50 एम्पीयर तथा वो 500 एम्पीयर आरपीएम पे गति करती है, आर्मेचर रेजिस्टेंस दे रखा है 0.2 ओम, तो मोटर का टॉर्क दुगना करने पर उसकी गति कितनी हो जाएगी? तो भाई वाई नॉट, अच्छा तो मोटर का टॉर्क दुगना करने पर उसकी गति कितनी हो जाएगी? तो देखिए टॉर्क दे रखा है उसकी गति दे रखी है, तो कैसा रिलेशन निकल के आएगा अब हमें देखना है। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले अगर न्यूमेरिकल में बात करें तो इसमें वोल्टेज कितना दे रखा है? हमें 220 वोल्टेज दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले इसने बोला कि एक 220 वोल्टेज की डीसी मोटर है जिसमें आर्मेचर करंट का मान 50 एम्पीयर है। तो सबसे पहले हमें आर्मेचर करंट तो चाहिए ही चाहिए। आर्मेचर करंट का मान 50 एम्पीयर दे दिया और स्पीड की बात करें तो स्पीड दे दी आपको दोस्तों 500 आरपीएम। अब अगर आर्मेचर करंट दी तो आर्मेचर रेजिस्टेंस का देना भी आवश्यक है, और आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान आपको पता है हमेशा 1 ओम से कम होगा, और इसीलिए यहाँ पे 0.2 ओम दे रखा है। अब मोटर का टॉर्क दुगना करने पर क्या लिखा है? मोटर का टॉर्क दुगना करने पर
उसकी गति ज्ञात करो, यानी कि n2 फाइंड करना है। यानी कि मैं कह सकता हूँ ये n1 दे रखा है, ये क्या दे रखा है आपको, n1 दे रखा है। अब यहां से हमें मोटर की गति फाइंड करनी है। तो देखिए आपको क्या दे रखा है, जो टॉर्क है, ठीक है, मोटर का टॉर्क मैंने दोगुना कर दिया। यानी कि अगर मैं बात करूं T2 टॉर्क कितना हो सकता है, मेरा जो T2 टॉर्क है वो कितना हो सकता है, तो देखिए मैं ये कह सकता हूं TA2 बटे TA1 इक्वल टू 2 गुना है। यानी कि अगर मैं ये कहूं जो TA2 टॉर्क है मेरा वो 2 गुना है TA1 का, यानी कि जो मेरा पहला टॉर्क है उसका 2 गुना हुआ। यानी कि देखो ये दूसरा टॉर्क पहले टॉर्क का 2 गुना हो गया, जो भी मेरा दूसरा टॉर्क था वो पहले टॉर्क का कितने गुना हो गया, 2 गुना हो चुका है। अब यहां से अगर आप देखो आपको मोटर दे रखी है कोई नहीं, तो बाय डिफॉल्ट आपको शंट मोटर माननी है। तो आपके पास एक रिलेशन और होता है कि TA2 है और TA1 होता है बराबर होता है IA1 और IA2 के, सॉरी TA1 अपॉन TA2 बराबर होता है IA1 अपॉन IA2 के। ये वाला रिलेशन तो आप सब लोगों को पता होगा। अब यहां से मैंने क्या करा भाई, TA1 TA1 की जगह तो मेरे पास TA1 है ही, लेकिन TA2 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2TA1। देखो भाई TA2 लिखने और TA2 क्या है, जो पुराना टॉर्क है उसका 2 गुना, तो मैंने यहां लिख दिया। अब बात करें IA1 की वैल्यू, क्या मुझे पता है बिल्कुल, IA1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50 एम्पीयर, 50 एम्पीयर दे रखी है, और IA2 की मुझे निकालनी है। अब देखो यहाँ भी TA1 है और नीचे भी TA1 है, तो क्या ये TA1 और ये TA1 कट गया, तो कितना बचा, अब देखो I1 बटे 2 इक्वल टू 50 बटे IA2। अब IA2 ऊपर जाएगा और ये दो यहाँ ऊपर जाएगा, तो टोटल जो करंट है IA2 वो हो गई मेरी 100 एम्पीयर। यानी कि जो दूसरी करंट है उसका मान कितना हो गया, 100 एम्पीयर हो गया। क्या ये चीज सब लोगों को समझ आई कि जो करंट है उसका मान पहुंच चुका है 100 एम्पीयर, मेरी दूसरी करंट का वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, आगे करंट की वैल्यू। अब जब एक बार मेरे पास करंट की वैल्यू आ चुकी है तो मैं यहां से क्या करूंगा, वोल्टेज की वैल्यू निकालूंगा। मैं यहां से वोल्टेज की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि पूछा क्या है आपसे, पूछिए स्पीड, आपसे क्या पूछिए, स्पीड। अब अगर थोड़ा सा पीछे की तरफ जाओ बैक ईएमएफ में, तो आपको ये पता था कि बैक ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड, यानी कि बैक ईएमएफ स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको आप कैसे निकाल सकते हो, एक स्पीड आपको पता है, यानी कि आपको देखो इसको यहां पे ऐसे निकाल सकते हैं, आप तो निकलेगा Eb1 बटे Eb2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। तो N1 तो पता है, N2 निकालना है, लेकिन हम Eb1 और Eb2 निकालना है। तो क्या मैं Eb1 Eb2 निकाल सकता हूं, बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो E का बैक ईएमएफ का फार्मूला होता है V माइनस IA1 RA। ठीक है, V माइनस IA1 और R। देखो अब आर्मेचर करंट अलग फ्लो होगी, लेकिन उसके अंदर जो रेजिस्टेंस का मान है वो तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, जो वोल्टेज है वो सेम रहेगा, सिर्फ करंट की तो चेंज होगी। तो देखो जो पहली करंट थी 50 एम्पीयर, 50 एम्पीयर थी IA1 का मान, तो मैं Eb1 निकालूंगा IA1 पे। तो देखो वोल्टेज का मान तो 220 हो गया, माइनस IA1 का मान 50 है और रेजिस्टेंस का मान है 0.2। तो ये देखिए 50 को जब हम लोग 0.2 से करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा हमारा, 10 आएगा। ठीक है, जब 10 आएगा तो इसको माइनस करेंगे तो देखिए 220 माइनस 10 इज इक्वल टू आ गया 210 वोल्ट। इसके बाद हम निकालेंगे Eb2, Eb2 के लिए वही 220 की जगह 220, IA1 की जगह IA2 आएगा, IA1 की जगह IA2 आएगा, IA2 का मान हो गया 100 into 0.2। तो अब देखो 220 माइनस, पहले तो 50 को 0.2 से गुणा करेंगे तो 10 आ रहा था, लेकिन अगर 100 को 0.2 से गुणा करेंगे तो लगभग आपका जाएगा 20 आ जाएगा। तो यानी कि ये हो गया 200 वोल्ट। अब आप बोलोगे कि सर आप क्या दिखाते जा रहे हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, नीलम की डीसी मोटर का चैप्टर देखो, सबसे पहली चीज आपको पूछा क्या है, N2। अब स्पीड का क्या रिलेशन, कोई टॉर्क के साथ है, टॉर्क का स्पीड के साथ कोई रिलेशन नहीं था। अब मुझे सबसे पहले ये देखना है कि टॉर्क का रिलेशन क्या था, टॉर्क का रिलेशन क्या था। तो देखो सॉरी, स्पीड का रिलेशन, तो स्पीड का रिलेशन बैक ईएमएफ से मुझे ये पता है कि भाई इतना होता है। अब अगर कहीं से मैं बैक ईएमएफ निकालूं तो बैक ईएमएफ का भी फॉर्मूला एक क्या होता था, बैक ईएमएफ का एक तो फॉर्मूला होता था 5Z/60A। तो ना तो ये कंडक्टर है, ना यहाँ पे पोल है, ना यहाँ पे फ्लक्स है, ना ये तो ये फॉर्मूला कैंसिल हो गया। फिर Eb का एक और फॉर्मूला होता था V-IR है। तो भैया आर्मेचर रेजिस्टेंस दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है। अब अगर टॉर्क चेंज होगा तो टॉर्क के हिसाब करंट भी चेंज होगी ना, बस। तो अब देखो कि मेरे को दो करंट निकाल सकता हूं मैं, तो मेरा दो ईएमएफ आ जाएंगे। जैसे मेरे पास दो ईएमएफ आ गए तो फिर मैं Eb1 अपॉन Eb2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 वाला फॉर्मूला रख के, दो Eb1 आ गए, एक N1 है, उसे N2 में निकाल लूंगा। बस मुझे यही करना था। तो उसके लिए देखो टॉर्क गिवन क्या था, जो मोटर का टॉर्क, नया टॉर्क मैं दुगना कर दूं तो TA2 अपॉन TA1 कर दिया, तो टोटल TA2 कितना आ गया, 2 गुना हो गया।
बस इसको इस फॉर्मूले में लगा, जो भी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। देखिए ये रहा बाय डिफॉल्ट शंट मोटर मानेंगे, ये यहाँ पे रखा TA1 की जगह TA1, TA2 की जगह 2TA1, ऊपर नीचे ही कट गया, ये आया और IA2 का मान आ गया अपना 100 एम्पीयर। बस अब IA2 की मदद से और IA1 की मदद से, इन दोनों चीजों की मदद से मुझे क्या निकालना है, EB1 EB2 फॉर्मूले में रखेंगे। अब देखिए इतना आ गया, बस आप कुछ नहीं करना, सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। क्या फॉर्मूला है, EB1 बटे EB2 इज इक्वल टू N1/N2। पुट करते हैं, EB1 का मान कितना आया दोस्तों 210, EB2 का मान आया 220। अब N1 की बात करें तो ये है 500, तो ये हो गया 500, और N2 का मुझे पता नहीं है तो N2 को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, ये आ गया इतना। अब बस आपको इसको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, ये मान लो 0 से 0 कैंसिल कर दिया, अब इसको कट करो, उधर मल्टीप्लाई करो, तो आपकी जो आर्मेचर की स्पीड है वो आ जानी चाहिए। तो अभी कैलकुलेशन वाला काम तो आप लोग स्वयं कर सकते हैं, ये जितनी भी कैलकुलेशन है ना आप लोगों को स्वयं करनी पड़ेगी। और लगभग जो आपका आंसर आएगा दोस्तों 476 आरपीएम आएगा। आपका आंसर कितना आएगा, 476 आरपीएम आएगा। अब मुझे कमेंट करके ये बताओ, बिल्कुल वेरी गुड नीलम जी, बिल्कुल सही है। अब मुझे ये बताओ सब लोग, क्या आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया कि नहीं आया, जो भी हमने अभी तक इक्वेशन पढ़ी। देखो यहाँ पे ये बैक ईएमएफ का फॉर्मूला भी लगा और टॉर्क का फॉर्मूला भी लगा, दोनों ही फॉर्मूले लगे। टॉर्क का जो रिलेशन शंट और सीरीज वाला समझाया था वो भी लगाया गया और बैक ईएमएफ का फॉर्मूला भी लगा। तो इस तरीके से आपको करना आना चाहिए, कंपटीशन एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब बताइए ये समझ आया कि नहीं आया, कमेंट करके, और जिसने वीडियो लाइक नहीं करोगे तो वो वीडियो को लाइक भी कर दे। एक छोटा सा टॉपिक समझना था और देखिए हमने कितना अच्छे से आधा घंटा लगाया, पूरा एक टॉपिक को समझने में आधा घंटा लगाया ताकि आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ आ सके। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आप लोगों को समझ आ गई चीजें, सब लोगों को। आप जिसको नहीं आई है तो मैंने 2 बार समझा दिया है, अब आप लोगों को खुद देखना पड़ेगा, खुद से भी करेंगे जब चीजें समझ आएंगे, है ना। तो नीलम जी आपको समझ आ गया कि नोट्स किस तरीके से बनाने हैं। नीलम जी आपका जो शंका समाधान थे वो मैंने कर दिया, क्या बात है, लाइक शेयर, 1 लाख सर की मेहनत के लिए धन्यवाद। धन्यवाद तंजील, लखन को भी समझ आ गया। चलिए सभी लोगों का धन्यवाद जो भी हमें अप्रेजल देते हैं। अच्छा एक नया बच्चा आया था, कहाँ गया वो, हाय हेलो वाला एक लड़का आया था ना, भागीरथ की क्लास में इनके चले गए। राम अवतार सैनी, राम अवतार सैनी सर मोटर के नोट्स के बारे में क्या बताया है। अरे नीलम जी अभी अभी तो मैंने नोट्स के बारे में बताया, आप कहाँ हो, क्लास के अंदर हो या नहीं हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्लास के अंदर भी हो या नहीं हो। 2 बार मैंने नोट्स के बारे में, अच्छा बच्चों कमेंट करके बताओ कि मैंने नोट्स के बारे में आप लोगों को बताया या नहीं बताया, कि किस तरीके से आपको नोट्स लिखने हैं। सब लोग कमेंट करके बताओगे। सर ज्यादा नहीं आया, अभी कम आया समझ में। चंद्रकला जी ज्यादा समझ में नहीं आया, बट आप जब खुद से करोगे और वीडियो को तो एक बार में तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको समझ आ जाएगा, लेकिन अभी अभी जो समझाया वो तो दिमाग में फिट हुआ। लेकिन ध्यान रखना चंद्रकला जी, अगर आप इसका रिवीजन नहीं करोगे तो नहीं समझ आएगा। जब हम लोग भी पढ़ते थे तो अगर रिवीजन नहीं करते थे तो समझ नहीं आता। जब तक आप घर बैठ के इसका रिवीजन नहीं करोगे 2-3 बार अच्छे से, आपको ये चीज क्लियर नहीं होगी। डेफिनेटली कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, नहीं होगी, बट आपको रिवीजन करना पड़ेगा अच्छे से। हाँ बिल्कुल, देखिए बताया है, पंकज ने बोल दिया था तो बताया ही है। ठीक है चलिए अब हम लोग अगला अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डीसी मोटर के प्रकार। चलिए अब डीसी मोटर के प्रकार के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, डीसी मोटर के प्रकार के बारे में हमको पढ़ना है। तो डीसी मोटर मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, सीरीज, शंट और कंपाउंड। अब कंपाउंड भी 2 तरह का होता है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि कंपाउंड 2 तरह का होता है सर, और कौन से तरह का होता है। सब लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कंपाउंड कितने तरह का होता है। सब लोग मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि सर कंपाउंड मोटर 2 प्रकार की होती है, लेकिन उसका नाम क्या है, थारो नाम का ही है।
जल्दी से मुझे कमेंट चाहिए, ठीक है। चलिए जल्दी से सब लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। लॉन्ग और शॉर्ट, वेरी गुड पवन, बहुत बढ़िया। दो प्रकार के क्युमुलेटिव और डिफरेंशियल कंपाउंड, नहीं तंजिल क्युमुलेटिव और डिफरेंशियल को हम लोग उसका प्रकार नहीं कह सकते, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट होता है, ठीक है। क्युमुलेटिव और डिफरेंशियल तो वायरिंग के टाइप्स होते हैं कि आप लोग जो वायरिंग कर रहे हो वो किस तरीके से कर रहे हो, बट क्युमुलेटिव और डिफरेंशियल को मैं टाइप्स नहीं कहूंगा। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा जरूरी कॉल आ गया था। तो कंपाउंड शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट टाइप की हम लोग इसकी कहेंगे प्रॉपर्ली। लॉन्ग और शॉर्ट शंट अब याद आ गया, बिल्कुल तब से याद आ गया, टू टाइप्स, वेरी गुड। चलिए सो अब ये जो आपका टाइप दिख रहा है आपको डीसी मोटर की बात कर रहे हैं। अब ये जो टाइप है डीसी मोटर का, और ये इस टाइप का नाम क्या है, डीसी सीरीज मोटर, ठीक है। अब डीसी सीरीज मोटर में एक बात हम देखेंगे, आर्मेचर नॉर्मल है, लेकिन इसकी जो फील्ड वाइंडिंग की जाती है, फील्ड वाइंडिंग क्षेत्र पे यानी कि पोल पर जो वाइंडिंग की जाती है मोटे तार के कम लगे, क्योंकि मोटा तार क्यों लेते हैं, ताकि इसका रेजिस्टेंस तो कम हो जाए, ठीक है, रेजिस्टेंस कम हो जाए, और साथ ही साथ ये पूरी आर्मेचर करंट सहन करती है, ठीक है, ये पूरी धारा को सहन करती है, क्योंकि जो सप्लाई दी, अब देखो मोटर के अंदर सप्लाई देते हैं तो इसलिए मैंने यहां लिख दिया। पहले तो देखो आर्मेचर जनरेटर के केस में करंट यहां से निकलती थी, लेकिन अब ये मोटर है तो करंट एंटर करेगी, तो यहां से करंट घुसी तो ये तो लोड करंट हो गई, फिर ये लोड करंट सीरीज फील्ड वाइंडिंग में घुसी तो इसे आईएससी सीरीज करंट कह दिया, और सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कहलाएगा आरएससी। आर्मेचर के अंदर एंटर होते ही इसका रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस आरए, ठीक है, और जो करंट निकलेगी वो निकलेगी आर्मेचर करंट आईए। तो मैं ये कह सकता हूं केसीएल के नियम से, केसीएल से मैं क्या कह सकता हूं, आईए बराबर आईएसई बराबर आईए, यानी कि तीनों करंट में, क्योंकि जो करंट यहां से निकली वही यहां देके यहां निकली आ गई, यानी कि तीनों करंट का मान मैं कह सकता हूं बराबर होता है, तीनों करंट की वैल्यू बराबर होती है। फिर इसके बाद मैं अगर एक और चीज कहना चाहूं तो देखिए आर्मेचर के अंदर कॉपर लॉस हो गया, आर्मेचर है, आर्मेचर के अंदर कॉपर लॉस हो गया, आर्मेचर के कॉपर लॉस की वैल्यू होगी आईए स्क्वायर आरए। कॉपर लॉस मैंने आपको कल समझाया, परसों वाली क्लास में समझाया था, क्या होता है। अब अगर सीरीज के कॉपर लॉस, क्योंकि देखो जब भी आर्मेचर के साथ सीरीज में जो भी होगा उसके कॉपर लॉस आएंगे, तो सीरीज के कॉपर लॉस होगा आईएससी स्क्वायर आरएससी। फिर पावर कितनी विकसित हुई, ठीक है, पावर कितनी विकसित हुई, तो विकसित पावर को हम लोग वही लिख देंगे बैक ईएमएफ इनटू आईए। तो ये कुछ चीजें जो कि आपको सीरीज मोटर के केस में समझनी है और लिखनी है। अब हम बात करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, इसकी कैरेक्टरिस्टिक की यानी कि संरचना की बात करेंगे कि किस प्रकार इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो देखिए सबसे पहले इसकी टॉर्क और लोड की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक में पहले नंबर पर आएगा टॉर्क वर्सेस लोड, कि भाई लोड के बढ़ने पर या घटने पर, लोड करंट के, सॉरी लोड करंट के, लोड करंट के बढ़ने या घटने पर आपके क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज हमें देखनी है। चलिए तो देखते हैं कि इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए ये छोटे से ग्राफ के माध्यम से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले देखो कि टॉर्क का रिलेशन क्या होता है। तो टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है आईए और फ्लक्स के, आईए करंट और फ्लक्स के। अब फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, भाई फील्ड वाइंडिंग है तो 5 प्रोपोर्शनल देगा सीरीज करंट के आईएससी के, ठीक है। और दूसरी बात सीरीज वाइंडिंग में फ्लक्स बराबर होता है करंट के आर्मेचर करंट के, फ्लक्स बराबर होता है आर्मेचर करंट के। ये चीज हमने पहले से पढ़ी हुई है, ये चीज तो मैंने आपको अभी अभी बताई थी, मैंने वहां पढ़ी थी।
तो सीरीज मोटर में फ्लक्स और आईए करंट बराबर होते हैं, यानी कि टॉर्क मेरा क्या हो गया आई स्क्वायर। यानी कि जैसे जैसे आप अब देखो आई स्क्वायर हो गया, लेकिन मैं यहाँ लोड करंट बना रहा हूँ, आर्मेचर करंट नहीं है, लेकिन आपको केसीएल से ये जानना है कि आईए बराबर आईए होता है, तो फिर टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आईएल स्क्वायर हो गया, क्योंकि सीरीज में भाई लोड करंट, सीरीज करंट, आर्मेचर करंट तीनों बराबर है। तो यहां से मैं इस रिलेशन पे आ गया। अब मैं क्या कहूंगा कि जैसे जैसे अब देखो ये जो ग्राफ है ये तो हो गया लोड करंट का और ये हो गया आपका टॉर्क का। तो जैसे जैसे आप करंट बढ़ाओगे, अब देखो चीज समझने की कोशिश करो, मैं कहता हूं टॉर्क का मान 2 है, टॉर्क का मान कितना है, टॉर्क का मान है 2। अब अगर आईएल का मान भी 2 है, लेकिन 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो मैं दूंगा टॉर्क थोड़ा सा, यानी कि जब करंट बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा तब थोड़ा सा टॉर्क बढ़ता है, तो फिर ये लाइन इस तरीके से आ जाती है। ठीक है, ये लाइन किस तरीके से आ जाएगी, इस तरीके से आ जाएगी। अब एक लेवल तक तो क्या होगा, देखो ये जो लेवल है, एक ये लेवल है ये वाला, यानी कि आर्मेचर करंट में ज्यादा बढ़ा दूं तब मेरा टॉर्क थोड़ा सा बढ़ रहा है। देखो ये कितनी ज्यादा बढ़ गई, ये तो अभी तक यहां तक पहुंचा है, बल्कि से यहां तक पहुंचना चाहिए था, लेकिन एक पॉइंट जो सैचुरेशन पॉइंट के बाद ये मेरा लीनियरली बिहेव करने लगेगा, यानी कि जैसे जैसे आप लोड करंट बढ़ाओगे वैसे वैसे आर्मेचर करंट टॉर्क भी बढ़ने लगेगा। तो ये समझ में आया कि नहीं आया, V इक्वल टू EB प्लस IA RA SC। हाँ ये चीज तो होती है लॉन्ग एक्शन, ये नीलम जी अभी इसका कोई काम ही नहीं है। तो देखो जब मैंने टॉर्क वर्सेस लोड करंट की कैरेक्टरिस्टिक निकालने की कोशिश की, तो टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच आपको रिलेशन पहले से पता था, IA प्रोपोर्शनल होता है IA स्क्वायर के, और IA बराबर होगा IL के, तो इस तरह से मेरा कर्व बन जाएगा। अब टॉर्क और स्पीड लोड करंट के बीच में आपने निकाल लिया, इसके बाद हम लोग निकालेंगे स्पीड और लोड के बीच में। ठीक है, तो सेकंड मेरा ग्राफ हो जाएगा स्पीड वर्सेस लोड, कि भाई इस लोड और स्पीड में क्या ग्राफ निकल के आएगा, लोड और स्पीड में अंतर। अब यानी कि लोड की बात कर रहे हैं तो लोड करंट क्या हो गई, लोड करंट हुई, लोड क्या हो गया, लोड करंट हुई। अब लोड करंट क्या हुई IL, और IL बराबर है IA के, तो मैं यहां डायरेक्टली लिख दूंगा IA और स्पीड यानी कि n के बीच में मुझे इक्वेशन निकालनी है। अब आप ये ध्यान उठाओ, क्या आपको कोई रिलेशन याद है जो कि स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में रिलेशन बताता हो। ठीक है, एक फॉर्मूला तो मुझे याद था कि EB इज प्रोपोर्शनल टू phi n का। ठीक है, अब अगर n के रिस्पेक्ट में जब हमने निकाला था तो क्या हो गया था EB अपॉन phi, और n को जब अलग से देखा था यानी कि 1 अपॉन phi। सेम चीज अगर मैं phi की जगह पे क्या रख सकता हूं, आर्मेचर करंट रख सकता हूं। भाई phi फ्लक्स और आर्मेचर करंट का मान सेम होता है ना, तो मैंने IA रख दिया, यानी कि ये रिलेशन आएगा क्योंकि मेरा 1 अपॉन IA, यानी कि जैसे जैसे आर्मेचर करंट का मान घटेगा बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड घटेगी। भाई ये चीज यहां से समझे नहीं समझे कि मेरे पास स्पीड निकालनी है आर्मेचर करंट, तो स्पीड को लेके मेरे पास रिलेशन ये था कि EB अपॉन phi है, तो n EB के प्रोपोर्शनल है और phi के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन phi सीरीज मोटर के केस में IA के बराबर होता है, तो n इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन IA। तो IA जैसे जैसे आर्मेचर करंट का मान बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड का मान घटेगा। ये सारी चीजें ऐसे आपसे नहीं पूछ जाएगी राजू, बस आपसे पूछा जाएगा बताइए डीसी सीरीज मोटर में आर्मेचर करंट का मान बढ़ाया जाएगा तो स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वही बनी रहेगी, बढ़ेगी घटेगी या कुछ नहीं। तो आप लोग क्या लिखोगे, जैसे जैसे आर्मेचर करंट का मान बढ़ाया जाएगा स्पीड का मान कम होता जाएगा डीसी सीरीज मोटर के केस में। इस तरीके की क्वेश्चन आएंगे आपके पास में, आप देख लो आप घूम लेगा कि यार डीसी सीरीज मोटर है, आर्मेचर करंट का मान बढ़ा रहे हैं स्पीड पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कहां से सोचूं मैं, तो ये चीज यहां से सोचने में आएगी। इसीलिए कहता हूं कि ये जो चीज आपको ध्यान से देखने का मकसद यही है, समझाने का मकसद यही है, इतना डीपली जो मैं जा रहा हूं। अब बस क्या होगा, जैसे जैसे आर्मेचर करंट का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरी स्पीड कम होती जाएगी। देखो जैसे जैसे आर्मेचर करंट का मान बढ़ता जा रहा है स्पीड गिरती जा रही है अपनी मेन पोजीशन से। तो ये हो गया स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच का ग्राफ। अब थर्ड चीज आती है स्पीड और टॉर्क के बीच का। स्पीड और टॉर्क के बीच का मुझे ग्राफ बनाना है, तो देखो ये हो गया स्पीड और टॉर्क के बीच का ग्राफ। तो टॉर्क तो आ गया यहाँ पे और स्पीड ये रही मेरी, टॉर्क यहाँ है और स्पीड यहाँ है। अब देखो स्पीड और टॉर्क के ग्राफ से क्या आप लोग कोई रिलेशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो भाई स्पीड का तो एकमात्र रिलेशन क्या है, बैक ईएमएफ के साथ में है, और बैक ईएमएफ के साथ में फ्लक्स के साथ में रिलेशन है। अब अगर फ्लक्स का मान बढ़ता है,
अब देखो अगर फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी, साथ ही साथ टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल था, आई आई के, तो साथ ही साथ टॉर्क अगर इसके प्रोपोर्शनल है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि फाई और आई को भी फाई लिख दूंगा तो क्या हो गया, फाई स्क्वायर हो गया ना, तो टॉर्क प्रोपोर्शनल हो गया फाई स्क्वायर के, यानी कि टॉर्क में थोड़ी सी कमी होने पर स्पीड में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। तो देखो इसका ग्राफ यानी कि अब यानी कि देखो ये यहां से टॉर्क बढ़ा, ठीक है, ये टॉर्क बढ़ा तो मेरा फ्लक्स का मान भी बढ़ा। अब अगर फ्लक्स का मान बढ़ा तो मेरी स्पीड कम हुई, है कि नहीं भाई, जैसे जैसे टॉर्क बढ़ाएंगे वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे फ्लक्स बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड घटना। तो देखो ये तो इस तरीके से बनेगी, इसे और इस तरीके से बनेगी क्योंकि स्पीड में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। तो ध्यान रखना ये और ये दोनों ग्राफ अलग है, यहाँ गैप इतना है और यहाँ पे आपको इतना ज्यादा गैप रखना है। तो जैसे जैसे स्पीड कम करोगे, बिल्कुल नीरज जी बिल्कुल सही है। तो अब बताओ मुझे डीसी सीरीज मोटर के केस में आपको डीसी सीरीज मोटर की ये डायग्राम समझ आया कि नहीं आया, कि भाई आर्मेचर के साथ सीरीज में जो है तो सीरीज, फिर मोटे तार के कॉम्प्लीमेंट लगाए जाते हैं केसीएल से, आर्मेचर करंट सीरीज करंट और लोड करंट का मान सेम है, आर्मेचर कॉपर लॉस का मान आईए स्क्वायर आरए, सीरीज कॉपर लॉस का मान आईएसी स्क्वायर आरएसी, विकसित शक्ति ईबी आई है, फिर टॉर्क और लोड करंट के बीच का ग्राफ, स्पीड और लोड करंट के बीच का ग्राफ और स्पीड तथा टॉर्क के बीच का ग्राफ आप लोगों को समझ आया या नहीं, एक बार फटाफट से सब लोग कमेंट करके बताएंगे, सभी लोग सब लोग कमेंट करके बताएंगे। देखो इतनी जल्दी जल्दी बताए, प्यास लगने लग जाती है, अब तो बोलते बोलते थकान हो जाती है, फटाफट से बता देंगे अब आप लोग कि यस सर समझ आया। और सभी लोगों को फिर से बताना चाहता हूँ कि मैंने कल अपना एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है अभिषेक जैन रिव्यू के नाम से। थोड़ा बहुत जो मूवी का शौक है तो उसको देखते हुए मैंने नया चैनल क्रिएट किया है जिसमें हम लोग मूवीज रिव्यू करने वाले हैं। तो आप लोग जाएं और उस चैनल को जरूर विजिट करें, ठीक है। चैनल का नाम क्या है मैं यहाँ पे लिख दूँ, चैनल का नाम पर्सनली जो मुझे मूवीज वगैरह अच्छे लगते हैं तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं। तो आप लोग जाएं और एक बार जरूर इस रिव्यू को चैनल को देखें, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सपोर्ट करने की कोशिश भी करें। आगे भी हम ऐसे अच्छे अच्छे मूवीज के जो भी देखेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है कि आप लोग पढ़ाई पढ़ाई करें, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी चाहिए। तो मैं ज्यादातर अपना एंटरटेनमेंट क्या है, ऐसा नहीं फेसबुक इंस्टाग्राम ऐसे चलाता हूँ, मुझे मूवीज देखने का शौक है। तो जैसे मैं फ्री टाइम होता है मेरा, मैं मूवीज देखने लग जाता हूँ, कोई भी वेब सीरीज हो, मूवी हो, बॉलीवुड हॉलीवुड साउथ इंडियन कुछ भी हो अपन देख लेते हैं, ठीक है, चाहे हिंदी लैंग्वेज हो इंग्लिश लैंग्वेज हो। चलिए बिल्कुल बहुत अच्छी बात है पवन, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभिषेक जैन रिव्यू के नाम से आ जाएगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। अच्छा नीलम जी अच्छे से देखने रहेगा, अपने मोबाइल में पिक्सल इंक्रीज करिए, मिनिमम 480 या 720 पिक्सल से नीचे हमारी वीडियोस आप लोग नहीं देख सकते, ठीक है, थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड हाई है, अपन लोगों का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई है, ठीक है। अभी आप लोग ज्यादा शेयर तो करते होंगे कि नीलम जी हैं और लखन भाई हैं, सुनीता जी हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, अपने और दोस्तों को लेके आए। तो ये बस चाहते हैं कि अच्छे अच्छे पढ़ाई हम करें, वो बिगड़ पढ़ाई करें। आप लोग अपने दोस्तों को लेके आइए, उनके साथ वीडियो शेयर करें, ताकि हम लोग के पास थोड़ा पैसा वैसा आ गए तो डिजिटल बोर्ड लाके भी आपको पढ़ाएंगे। और अभी जिस हिसाब से बजट है तो अपनी क्लास ऐसे ही चल रही है, ठीक है, अपन लोगों की क्लास ऐसे ही चलेगी जब तक अपने पास और कुछ चीज उपलब्ध नहीं है। बाकी जब कभी कुछ होगा तो वो भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा चैनल सर्च में नहीं आ रहा है तो कल ही तो बनाए, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में या जो कल वाली वीडियो है, ठीक है। अच्छा टेलीग्राम पे कौन कौन मुझसे नहीं जुड़ा है, टेलीग्राम पे जो बच्चे जुड़े हैं तो टेलीग्राम के चैनल पे मैंने उस वीडियो जो एक चैनल है उसका लिंक डाला था कल, तो टेलीग्राम पे जाके आप लोग जा सकते हैं। अगर नहीं है तो मैं पर्सनली आप लोगों को बता दूंगा जो कल वाली वीडियो है, ठीक है, आज की ही कल वाली वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग वहां से जाके देख लेना, ठीक है। हाँ भाई तुम लोग सपोर्ट करोगे। चैनल का नाम है अभिषेक जैन रिव्यू, अभिषेक जैन रिव्यू के नाम से चैनल है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, देखो आप लोगों को मैं बता देता हूँ।
चलो कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके सर्च कर लेना। अभी नया नया चैनल है ना, तो यहाँ आप जैसे ही थोड़ा बहुत सपोर्ट करने लग जाओगे, चैनल पे ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तभी वो देखेगा। अच्छा ये रहा, ये आ गया, दिख रहा है? दिख रहा है सब लोगों को? ठीक है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, बाकी मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पर भी जाके अपने से जुड़ सकते हैं। चलिए अभी अपन क्लास देख लेते हैं। अपनी क्लास को कवर करना है हमें, शंट मोटर वाला पूरा खत्म करके जाना है किसी भी आगे में। बिल्कुल नया ईमेल बनाना पड़ता है। हाँ टेलीग्राम में मैं लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है टेलीग्राम। अरे संगीता जी, मैंने आपको क्या बोला था, जिस दिन एक दिन 50 बच्चे क्लास में प्रेजेंट हो गए, उसके अगले दिन इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा दूंगा। अब ये काम आप लोगों का है कि डेली आप लोग लेके आए, ठीक है, ये काम किसका है, आप लोगों का है कि नए बच्चे लेके आए मेरे पास में। जब तक नए बच्चे नहीं आएंगे, मुझे ईडी पढ़ाने में कोई वो नहीं है, परेशानी नहीं है, लेकिन आप लोग ये सोचिए कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और डेली जो बच्चे आ रहे हैं वही डेली नहीं आते, पढ़ते नहीं, तो क्या काम चलेगा? मुझे पढ़ाने में मजा तब आएगा जब आप लोग साथ दोगे, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन कब पढ़ाऊंगा? जब आप लोग मेरा साथ दोगे। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जोड़िए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, यार आप लोग करते ही हो लिंक शेयर। आपके जो भी आईटीआई के, डिप्लोमा के, चाहे किसी भी आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो को, उनको जोड़ो। जैसे ही वो जोड़ेंगे, एक बार देखो आप लोग आते हो तो आप जनरली बताना कि आप लोगों को यहाँ पे कुछ सीखने को मिलता है, तभी आप लोग आ रहे हो ना। तो अगर ऐसे ही आपके दोस्त आएंगे जो पढ़ने वाले हैं, तो उन लोगों को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो वो लोग चैनल पर जुड़े रहेंगे। और जैसे ही किसी दिन 50 बच्चे मेरे साथ पास एक साथ आ गए, तो मैं बिल्कुल अपनी क्लास स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट ईयर की राहुल जी, मैंने आपको बताया था पहले भी, किसी बच्चे ने पूछा था कि जब बच्चे तो होने चाहिए कम से कम 10 से 12 बच्चे, तो मैं फर्स्ट ईयर की क्लास भी स्टार्ट कर दूंगा। अरे नीलम जी, मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी लिंक डाल दूंगा, आप टेलीग्राम पे जाके देखिए। हाँ यूट्यूब पे आपको सर्च करना है डिसीजन रिव्यू, बट आप ऐसा ना करें, आप लोग रुके, टेलीग्राम पे मैंने लिंक ऑलरेडी डाल दिया, वहां एक बार और डाल दूंगा, वहां से जुड़ सकते हैं। अभी आप लोग देखते हैं शंट मोटर। तो शंट मोटर क्या है? बिल्कुल शंट जनरेटर की तरह की बात है, बस शंट मोटर बिल्कुल शंट जनरेटर की तरह होती है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, तो सबसे पहले तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको एक जनरेटर बनाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने जनरेटर बनाया। अब देखिए जनरेटर यानी कि मोटर का स्ट्रक्चर आर्मेचर। अब आर्मेचर के बाद में शंट है, तो यहाँ पे देखिए शंट में वाइंडिंग दे दी, और यहीं पे आपको शंट में सप्लाई मिली। ये तो हो गया आपका इनकमिंग सप्लाई वोल्टेज। ये शंट वाइंडिंग है, तो इसके रेजिस्टेंस का मान आरएस हो जाएगा, इसके रेजिस्टेंस का मान हो गया आरए। अब यहाँ से करंट चलेगी, लोड करंट, जो कि कहां कहां बढ़ जाएगी, एक तो इसके अंदर आ जाएगी आईएसएच करंट, और यहाँ जाएगी आईए। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि ये जो करंट है आईए, सॉरी आईएल करंट, लोड करंट किसके बराबर होगी? आईए प्लस आईएसएच के। अब यहाँ डीसी शंट मोटर में बात आ जाती है कि लोड करंट आईए प्लस आईएसएच के बराबर, क्योंकि देखो हम केसीएल लगाएंगे, केसीएल लगाएंगे नोड पे, तो आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। इतनी चीज समझ आ गई। अब यहाँ पे जो वाइंडिंग की जाती है फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग में पतले तारों का इस्तेमाल किया जाता है, पतले तार तथा अधिक लपेट, पतले तार के अधिक लपेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे शंट वाइंडिंग है, सीरीज नहीं है, तो सिर्फ आर्मेचर के अंदर यहाँ पर कॉपर लॉस देखते हैं हम लोग मेनली, आर्मेचर कॉपर लॉस Ia स्क्वायर Ra। हाँ ऐसा नहीं है शंट में होंगे, शंट में भी होंगे, लेकिन वो एक कांस्टेंट लॉस आते हैं। शंट कॉपर लॉस कांस्टेंट लॉस की श्रेणी में आता है, ये लोड के साथ घटते बढ़ते नहीं है। अब देखो आपको किसी तरह से लोड करंट पता होगी, आर्मेचर करंट आप निकाल सकते हो, आर्मेचर रेजिस्टेंस को, तो शंट करंट कैसे निकालोगे? शंट करंट रेजिस्टेंस की वजह से। तो यहां देखो आरएसएच, सॉरी आईएसएच निकालने के लिए आप क्या करोगे? V के अंदर आरएसएच का भाग दे दोगे, ये आपका निकल के आ जाएगा। चलिए ये सारी बात हो गई। अब हमें इसके ग्राफ के बारे में बात करनी है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ देखिए, यहाँ पे चीज मैंने आपको जो साड़ी में बताई थी, फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स, फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स का मान स्थिर रहता है, फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स का मान स्थिर रहता है तथा गति भी नियत रहती है, तथा गति भी स्थिर रहती है।
तो एक चीज ध्यान रखेंगे, जो फील्ड वाइंडिंग शंट मोटर है उसमें स्पीड कांस्टेंट रहती है तथा फ्लक्स का मान भी कांस्टेंट रहता है, और ये कम पतले वायर की अधिक लपेट के बनाए जाते हैं, पतले वायर के अधिक लपेट बनाए जाते हैं। अब सेम चीज हमें करनी है कि ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले स्पीड और लोड के बीच में बनाएंगे, ठीक है। पहले हमने टॉर्क और लोड के बीच में बनाया था, ठीक है, तो दोबारा से बना लेते हैं, कोई बात नहीं है। टॉर्क और लोड के बीच में बना लेते हैं। सबसे पहला ग्राफ टॉर्क वर्सेस लोड करंट। टॉर्क वर्सेस लोड करंट बना लेते हैं, छोटा छोटा इसलिए बनाया ताकि हमें आगे भी बनाना है। अब टॉर्क और लोड करंट की बात करें तो T इज प्रोपोर्शनल टू phi I होता है, लेकिन यहां अगर मैं बात करूं phi का मान क्या रहता है, स्थिर रहता है, ठीक है। यहां मैंने कहा है ना फ्लक्स का मान स्थिर रहता है, तो टॉर्क सिर्फ आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होता है, टॉर्क सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं इसे IL लोड करंट मान लेता हूं, जैसे जैसे लोड करंट बढ़ेगी वैसे वैसे आर्मेचर करंट बढ़ेगा। यहां पे टॉर्क है, तो देखो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी आर्मेचर करंट की वैसे वैसे ही टॉर्क का मान बढ़ेगा। तो हमें एक सीधा कर्व प्राप्त हो जाएगा किसका, टॉर्क का। टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच जब मैं ग्राफ निकालता हूं तो मुझे एक सीधा कर्व प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि शंट मोटर में फ्लक्स का मान स्थिर रहता है, जिस वजह से टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू IA। यहां देखो इतनी बार T इज प्रोपोर्शनल टू phi A की बात आई है, तो आपको ये जो इक्वेशन है ना, ये तो बिल्कुल दिमाग में छप जानी चाहिए। तो टॉर्क और लोड करंट के बीच का ग्राफ आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। टॉर्क और लोड करंट के बीच का ग्राफ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो देखो इसमें क्या है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। यहाँ पे क्या होता है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इसका तात्पर्य क्या है कि टॉर्क जो है वो लोड करंट के लगभग बराबर है। जो टॉर्क है वो लोड करंट के बराबर है, यानी कि जितनी लोड करंट है उतना ही मेरे को टॉर्क मिल रहा है, ठीक है, यानी कि समानुपाती है। शंट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड टॉर्क का 1.5 गुना होता है। तो यहाँ देखो जो स्टार्टिंग टॉर्क है, स्टार्टिंग टॉर्क है फुल लोड टॉर्क का 1.5 होता है। ये देखो फुल लोड टॉर्क का, तो स्टार्टिंग टॉर्क शंट मोटर का फुल लोड टॉर्क का 1.5 गुना होना चाहिए, तभी मेरी मोटर स्टार्ट होगी। ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये इतना अधिक भी नहीं होता, ठीक है, ये ऐसे ज्यादा नहीं है, 1.5 गुना कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क तो इससे भी ज्यादा होता है। सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क इससे भी ज्यादा होता है। तो यहां तक बात हो गई टॉर्क वर्सेस लोड करंट की। अब अगला जो ग्राफ हमें पढ़ना है, हमने पढ़ा था स्पीड और लोड के बीच का, ठीक है, स्पीड और लोड के बीच का हमें पढ़ना है। तो देखिए सेकंड है स्पीड और लोड के बीच का ग्राफ। जब हमने पढ़ा था तो स्पीड एंड लोड के बीच के ग्राफ में हमें क्या चीजें समझ आई थी कि भाई n इज प्रोपोर्शनल टू क्या था, EV अपॉन phi। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज समझो कि phi का मान तो कांस्टेंट है, phi के मान में कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा। लेकिन आप अगर यहाँ देखें तो v का मान, EV का मतलब V माइनस IA, ठीक है। अब यानी कि जैसे जैसे आर्मेचर करंट का मान बढ़ेगा, अब देखो मैं सपोज ऐसे करता हूं, आपको इस चीज को समझाता हूं, यहीं पे देखो मान लो कि यहाँ पे जो EV है इसका मान है 220 वोल्ट। अब अगर ये 220 वोल्ट है तो मैं मान लेता हूं ये कितना है 200 वोल्टेज का मान है 200। अब यहाँ पे 200 माइनस कितना करेंगे अपन, सॉरी मैं मान लेता हूं यहाँ पे ये है 420 है, ठीक है। अब 420 में से मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा, 2 से मान के चलो आप लोग, ठीक है, आप लोग को 2 से मान के चलो। अब 200 में से 240 है ना, ये 240 है। अब आपको कुछ माइनस करना है, तो IE का मान में सपोज कर रहे हो तो कुछ भी है, लेकिन आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान 1 से कम होता है, तो ये मान लो ये 0.5 है। अब यहाँ पे मुझे 20 चाहिए, तो कम से कम आर्मेचर करंट मेरी 40 होगी, तो ये होगी 40। जब 40 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देते हो 240 माइनस 20, तो ये आ गया आपको 220, ठीक है। RHS बराबर LHS आ गया। लेकिन अब मैं ये कहता हूं कि मेरी आर्मेचर करंट का मान बढ़ेगा, ये देखो आर्मेचर करंट का मान बढ़ेगा तो टॉर्क का मान बढ़ेगा। अब जैसे जैसे मेरी आर्मेचर करंट का मान बढ़ेगा, अब ये मैं कह रहा हूं 40 की जगह ये होगी 80, 40 की जगह ये मेरा हो गया 80। अब जैसे ही ये 80 हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 40, अब ये कितना रह गया, मात्र 200 रह गया। यानी कि जैसे जैसे मेरी स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे मेरे EMF का मान कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ेगा वैसे वैसे EMF का मान कम हुआ, और जैसे जैसे EMF का मान कम होगा वैसे वैसे स्पीड का मान भी कम होगा। तो जो चीज मैं आपको समझाना चाहता था वो चीज आप लोगों की समझ आ गई होगी क्या। यहाँ पे मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, V माइनस IA RA अपॉन 5। यानी कि जैसे जैसे आर्मेचर करंट का मान बढ़ाओगे वैसे वैसे बैक EMF का मान कम होगा, और जैसे जैसे बैक EMF का मान कम होगा वैसे वैसे स्पीड का मान भी कम होगा। तो अगेन अब हम अगर यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं
और ये ग्राफ किसके बीच बनेगा, लोड करंट के बीच में और स्पीड के बीच में बनेगा, ठीक है। लोड करंट आई और स्पीड के बीच में बनेगा, यानी कि मेरी स्पीड कांस्टेंट थी, पहले मेरी स्पीड थी ये, लेकिन अब मेरी जो स्पीड ये थी तो वो स्पीड धीरे 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 गिरने लगेगी। मेरी क्या होगा, स्पीड धीरे 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 करके मेरी स्पीड कम होने लगती है, ठीक है। तो लोड रहित यानी कि जीरो लोड अवस्था में आर्मेचर करंट का मान बहुत कम होता है। तो लोड रहित अवस्था में तो स्पीड मेरी टॉप होगी, लेकिन जैसे जैसे लोड बढ़ाओगे तो आर्मेचर करंट का मान बढ़ेगा, और आर्मेचर करंट का मान बढ़ेगा तो मोटर की गति भी कम होती जाएगी, ठीक है। तो लोड रहित गति होती है 95% तक, और जब लोड होगा तो धीरे धीरे मेरी गति कम होने लग जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर जाके सर का चैनल का नाम को सर्च करें। अरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने वीडियो डाल रखी है, कल डाली थी शाम को। टेलीग्राम चैनल कल जो मैंने क्लास डाली थी ना, कल जो मैंने क्लास डाली थी वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में जाया करो, हर क्लास के नाम को मिल जाएगा। वरना पवन ने नाम है अभिषेक जैन सर यूट्यूब क्लासेस, अभिषेक जैन सर यूट्यूब क्लासेस के नाम से टेलीग्राम पे आपको ग्रुप मिल जाएगा मेरा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया स्पीड और लोड के बीच का कर्व। तीसरा जो आपका कर्व है स्पीड और लोड के बाद में आपका कर्व आता है स्पीड और लोड का, हो गया आपका कर्व, ठीक है। फिर बचा आपका तीसरे नंबर का कर्व, देखते हैं क्या और कोई कर्व बचा है या नहीं। बिल्कुल स्पीड और टॉर्क के बीच का कर्व बचा है। आप लोग बातें ना करें, बातें हम लोग बाद में भी कर लेंगे, पहले हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका हो गया स्पीड यानी कि एम, और ये हो गया टॉर्क के बीच का कर्व। तो हमने ये चीज आपको बताया फाई आई है, फाई का मान क्या हो गया, स्थिर हो गया, फाई का मान हो गया आपका स्थिर। तो टॉर्क प्रोपोर्शनल किससे हो गया, फाई के, टॉर्क प्रोपोर्शनल हो गया फाई के। अब हमें स्पीड पता है, स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू 1/5, स्पीड होती है प्रोपोर्शनल 1/5। तो टॉर्क में वृद्धि की जाएगी तो गति पर लगभग नगण्य प्रभाव पड़ता है। अब अगर मेरा टॉर्क बढ़ेगा तो फ्लक्स पर क्या कोई प्रभाव पड़ रहा है ज्यादा, फ्लक्स तो कांस्टेंट ही है। अगर फ्लक्स यहाँ कांस्टेंट है तो स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी, तो जो इसकी स्पीड है बहुत ही कम मात्रा में चेंज होती है। मैं ये कहूंगा कि मेरा जो शंट मोटर में ग्राफ है वो स्पीड बहुत कम चेंज होती है। अब आप लोग ये बोलोगे सर ये ग्राफ समझ में नहीं आ रहा, क्यों पढ़ा रहे हो भाई, ये चीज जरूरी है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये चीज जरूरी है इसलिए पढ़ा रहा हूँ। तो बस ये चीज यहीं पे खत्म होती है, ठीक है, ये वाला टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोगों को कल क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कंपाउंड मोटर के बारे में कल की क्लास में पढ़ना है, ठीक है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कंपाउंड मोटर को और उसको वहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज आप लोगों को समझ आई या नहीं आई कमेंट करके बताते जाओ मुझे। और जो मैंने आपको बताया कि टेलीग्राम चैनल पे आपको जुड़ना है, तो टेलीग्राम चैनल का नाम मैं बता देता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, कोई भी जाएगा नहीं। और जिस भी बंधु ने भाई ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं करा है तो वो क्लास को फटाफट से लाइक भी कर दे। जो चीज समझ में आए तो वीडियो दोबारा देखने में शर्म मत करा करो, ठीक है। चलिए, अपना टेलीग्राम चैनल है अभिषेक सर यूट्यूब क्लासेस के नाम से। आप लोग टेलीग्राम पे जाएंगे और टेलीग्राम पे जब सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा अभिषेक सर यूट्यूब क्लासेस के नाम से। सब लोगों के मोबाइल में टेलीग्राम तो होगा ही होगा, ठीक है। देखो ये ऐसा एक ऐप होता है टेलीग्राम, जहां पे आपको सर्च करना है अभिषेक सर लिखेंगे, उसके बाद देखो आपको अभिषेक सर यूट्यूब क्लासेस, और देखो पहले नंबर पे ही आ चुका है, पहले नंबर पे अभिषेक सर यूट्यूब क्लासेस, ठीक है, अभिषेक जैन सर यूट्यूब क्लासेस के नाम से आप लोग देखोगे तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा। नीचे की तरफ देखोगे तो मैंने कल ही वीडियो डाली थी, ठीक है, कल चैनल का डाला था मैंने, ये यहाँ पे एक नया चैनल का मैंने लिंक डाला हुआ है, ठीक है, सेकंड क्लास नंबर पे, उस चैनल के लिंक पे आप जाके फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सब लोगों को? और कैसा समझ आया कुछ आज की क्लास में, पल्ले पढ़ा या सारा बातों में टाइम निकाल दिया? पहले तो ये बताओ कि आज की क्लास में कुछ काम की बात भी सीखी है, सारा कुछ बातों में निकाल दिया? भाई कुछ काम की बात समझी है, सारा टाइम बातों में निकल गया हमारा? अच्छा, तो आज तो मैंने माइक तो पहना ही, आज माइक पहनना तो भूल गया। आपको आवाज ऐसा गूंजी गूंजी से आ रही होगी ना, आज माइक नहीं पहना तो आपको आवाज गूंजी गूंजी से आ रही होगी, और किसी ने बोला भी कि सर आवाज में गूंज रही है, मैं माइक पहन लेता। चलिए कोई बात नहीं, चलिए समझ आया सबको? कल सेम टाइम पे 10 बजे मिलना है। कल इस चैप्टर के हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं, स्टार्टर। अब जो बच्चे कह रहे थे सर ईडी पढ़ाओ ईडी पढ़ाओ, तो कल ईडी का बेहतरीन डायग्राम हम लोग बनाने वाले हैं स्टार्टर्स का।
स्टार्टर्स वो टॉपिक है जो कि आपको समझ में नहीं आते कई बार, ठीक है। तो स्टार्टर का डायग्राम पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो स्टार्टर पढ़ेंगे और वो डायग्राम आपके एग्जाम में आता है, लेकिन बच्चे वो डायग्राम रटते हैं, लेकिन कल हम उस डायग्राम को दिमाग में फिट कर लेंगे, छाप लेंगे यहाँ पे। फिर जब भी आपके एग्जाम में स्टार्टर का डायग्राम आएगा आप एज इट इज बना कर जाओगे। तो कल जिन लोगों को ईडी पढ़नी आएंगे काम की बात भी सीखिए। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत कुछ समझ में आया। तो आप लोग डेली नीलम जी, संगीता जी और जो भी नए बच्चे हैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ, लखन जी आप अपने दोस्तों के साथ जरूर क्लास को शेयर करें, भारत पाटीदार जी। और जो सुबह सुबह आते हैं क्लास में फिर चले जाते हैं, तो लोगों से रिक्वेस्ट है अपनी अटेंडेंस बराबर लगाया करो, पूरी टाइम रहा करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट क्लास में।